आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा बेटा, देखो बेंजीन के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, एडिशन रिएक्शन देती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक है, अब देखो बेंजीन जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ये बेंजीन है जिसके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब बेंजीन जिस रिएजेंट के साथ अटैक करेगी इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। बेटा बेंजीन जिस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रही है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, मगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो इलेक्ट्रोफाइल जो है होगा वो बेंजीन को अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वहां से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन की जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, हुआ है। देखो बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलेगी वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, जो हाइड्रोजन निकली है वो भी इलेक्ट्रोफाइल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भाई एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है उसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा ई लग गया, और वहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलकर क्या बनाएगी, एच और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होंगे उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के, उसको रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, अब आते हैं इनकी टाइप्स। जो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उनकी टाइप्स कौन सी हैं? बेटा शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, वैसे ईएस का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो टाइप्स हैं किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब उनमें एक आता है हेलोजिनेशन, एक है हेलोजिनेशन है, मतलब बेंजीन रिएक्ट करेगी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट और बन जाएगा हेलो बेंजीन। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते भी जाते हैं, आगे टाइप भी बता दूं आपको। ठीक है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन होता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं जिनमें फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन है। तो पहले पढ़ते हैं हेलोजिनेशन, उसके बाद सेकंड नाइट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सल्फोनेशन, उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो देखो हेलोजिनेशन में बेंजीन रिएक्ट करेगी हेलोजन के साथ। ठीक है, इसके अंदर देखो आयरन होता है, Fe मिल जाता है X2 के साथ और बनाता है FeX3। तो बेटा ये कैटलिस्ट है,
यहाँ पे यूज होगा FeX3, FeCl3, FeBr3 या AlCl3, AlBr3। तो ये ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट है, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट होता है, इसके अंदर यूज होगा। देखो बेंजीन रिएक्ट करती है X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeX3, या आप AlX3 भी यूज कर सकते हो। बेटा FeX3 या AlX3 दोनों ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट हैं, ये यूज कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन जगह पे हेलोजन लग जाएगी, मगर हेलोजन का बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा। देखो हेलोजन जो है उसके लास्ट चेन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, दूसरा जो हेलोजन है उसके लास्ट चेन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह की शेयरिंग है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हेटेरोलाइट डिसोसिएशन होगी, यहां से बॉन्ड टूटेगा। हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन होती है, बॉन्डिंग ब्रेकिंग। तो एक एक्स पॉजिटिव बन गया, एक बन गया एक्स नेगेटिव। एक एक्स पॉजिटिव बन गया, दूसरा क्या बन गया, एक्स नेगेटिव बना है। तो एक्स जो पॉजिटिव बना है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो एक्स पॉजिटिव बना है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और जो एक्स नेगेटिव है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट के साथ मिल जाता है, मैकेनिज्म आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, एक्स पॉजिटिव बन जाता है, दूसरा बनता है एक्स नेगेटिव। तो इसमें जो एक्स पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो अटैक करेगा रिंग के ऊपर, क्योंकि बेंजीन की रिंग न्यूक्लियोफाइल, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। डिस्प्लेस करेगा, तो वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और हाइड्रोजन जो दूसरे एक्स नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगी, HX बना लेगी। अच्छा, इसके अंदर हेलोजन के अंदर फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। देखो बेटा, फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है और लो यील्ड बनती है। इसलिए इसके अंदर जो बेस्ड रहते हैं, जो इसके अंदर बेस्ड रहते हैं, वो होते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। देखो बेटा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो इसके अंदर बेस्ड रहते हैं इसके अंदर, और फ्लोरीनेशन फास्ट होता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और आयोडीनेशन बहुत स्लो होता है और यील्ड भी इतनी नहीं मिलती। ठीक है, तो अब देखो ये है बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3, या आप AlCl3 भी यूज कर सकते हो। दोनों ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट हैं, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलेगी, उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। अच्छा, क्लोरीन पॉजिटिव लगेगा, क्लोरोनियम आइन लगेगा, क्लोरोनियम आइन। बेटा क्लोरोनियम आइन जो क्लोरीन पॉजिटिव होगा इसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव क्लोरीन नहीं अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है वो, बेंजीन खुद भी न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी जो सील के साथ मिलकर एसिड बना लेगी। बेंजीन रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड FeBr3, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट है, या AlBr3।
तो Br2 जो मॉलिक्यूल होगा उसकी हेटेरोडाइटिक डिसोसिएशन होगी, इस तरफ बॉन्ड टूटेगा उसका भी, Br पॉजिटिव बनेगा, एक Br नेगेटिव बनेगा। जो Br पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा जो अटैक करेगा रिंग के ऊपर और बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और प्लस में बन जाएगा HBr। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म पे। अच्छा बेटा, मैकेनिज्म में पहले है फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह बनता है। देखो क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, ये उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस FeCl3 ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। अच्छा, ये ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल की क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेगा हेटेरोलाइटिक तरीके से। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तरह चले जाएंगे बेटा, बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। Cl पॉजिटिव बन गया, जो Cl पॉजिटिव होगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो Cl पॉजिटिव होगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चले गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो एक बन गया Cl पॉजिटिव, दूसरा बन गया Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव बनेगा वो मिलेगा कैटलिस्ट के साथ और कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड FeCl, इधर Cl लगा हुआ है, इधर Cl, ये Cl और ये जो Cl होगा वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसको एरो से शो कर रहे हैं बेटा। ये जो क्लोराइड आयन है ये FeCl3 के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है, और बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। क्या बनेगा, FeCl4 नेगेटिव बन जाएगा। तो अब देखो Cl2 का जो बॉन्ड था वो हेटेरोडाइटिक तरीके से टूटा है, हेटेरोडाइटिक डिसोसिएशन हुई है इसके अंदर, ठीक है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लोरीन की तरफ चले गए हैं, इसलिए एक क्लोरीन के ऊपर प्लस की चार्ज आई है, दूसरे के ऊपर माइनस की चार्ज आई है। जिसके ऊपर देखो प्लस की चार्ज आई है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिसके ऊपर माइनस की चार्ज आई है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिंग के ऊपर, ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और जो न्यूक्लियोफाइल था क्लोराइड उसने कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना दिया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये स्टेप 1 था। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे देखो हमें 3 बॉन्ड शो करने पड़ेंगे, केपिल वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा ताकि आपको देखें एग्जैक्ट पता चले कि इलेक्ट्रॉन की जो है किस तरह ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड की। तो यहाँ पे Cl प्लस जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये देखो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इस तलाश में होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, ये जो पाई सिस्टम होगा उसको ब्रेक कर देगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है
ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर और अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर और पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होंगे, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो Cl ने इस पर अटैक कर दिया कार्बन पे, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगी हुई है और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे गए, बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस कार्बन पे गए तो इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन का लॉस हो गया। ये जो कार्बन है जिसका लॉस हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के चले गए, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले गए, इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया और पाई जो इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ उसने देखो सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ उसने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ ये कार्बन sp3 हो जाएगा। ये कार्बन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ ये कार्बन sp3 है। देखो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है वो sp3 है और बाकी सारे कार्बन sp2 है, क्योंकि बेंजीन में सारे कार्बन sp2 होते हैं और जिस पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है वो sp3 हो जाता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको हम कहते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम आयन कहा जाता है। एरिनियम आयन किसको? एरोमेटिक रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये। फिनोनियम आयन भी कहा जाता है इसको, फिनोनियम बेंजोनियम आयन भी कहा जाता है इसको, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? अच्छा, तो अब ये होगा कि पॉजिटिव जो चार्ज होगी, देखो इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन के लिए आपको मैंने बताया था कि क्या कंडीशंस होती हैं। पाई है, सिग्मा है, पॉजिटिव चार्ज, पाई है, सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडीशंस जो हैं ये कॉन्जुगेशन की कंडीशंस हैं। तो बेटा इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन में देखो ये इसके बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे। देखो ये रिंग हो गई, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन भी लगी हुई है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर मूव करेंगे। बेटा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। ये बॉन्ड यहाँ के नहीं रहेगा, ये बॉन्ड सेम रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, इसको कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह हो जाएगी। बेटा ये पाई बॉन्ड जो होगा ये यहाँ पे मूव करेगा, ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा। देखो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा, जिसके देखो इसमें बॉन्ड ये इधर का इधर ही है, ये सेम जगह पे है, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करके आ गया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड है। इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, और ये इसके क्या है?
रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसके क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो रेजोनेंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह का होगा बेटा, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का होगा। देखो, अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें देखना होता है कि कहां कहां पे पाई बॉन्ड मौजूद है। अब देखो पाई बॉन्ड कहां पे मौजूद है, इधर देखो पाई बॉन्ड यहां पे मौजूद है, पाई बॉन्ड यहां पे मौजूद है, देखो। अच्छा, पाई बॉन्ड यहां पे मौजूद है, जहां पे पाई बॉन्ड होगा वहां ये डॉट डॉट लगा देंगे। अच्छा, पाई बॉन्ड यहां पे मौजूद है, इसका मतलब है पाई बॉन्ड जो है मौजूद है, और बीच में क्या लगेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इधर भी मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी मौजूद है, इधर देखो मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये इसका क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर ये बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। बेटा जो एरिनियम आयन है वो बेंजीन जितना स्टेबल नहीं है, स्टेबल तो है मगर बेंजीन जितना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। बेंजीन से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन में पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होती है, इसके अंदर पूरी रिंग के अंदर देखो कॉन्जुगेशन नहीं हुई है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो अब देखो थर्ड स्टेप में ये होता है कि ये जो एरिनियम आयन है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें Cl भी लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है यहाँ पे, देखो बेटा। अब क्या होगा, अब आएगा FeCl4, ये FeCl4। तो जो Cl नेगेटिव होगा, जो Cl नेगेटिव है, इसमें देखो एक Cl नेगेटिव है, उसको ज्यादा अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन के लिए। जो Cl नेगेटिव है उसको अट्रैक्शन ज्यादा होती है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देकर ये जो हाइड्रोजन है अपने वापस इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, और ये यहां से निकलेगा, किसके साथ मिलेगा, Cl नेगेटिव के साथ, और बन जाएगा HCl। और प्लस में जैसे प्रोटॉन निकलेगा बेटा, जैसे इसमें से प्रोटॉन रिमूव होगा तो बॉन्ड अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा, ये जो बॉन्ड होगा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो बहाल हो जाएगा, वापस 3 के 3 बॉन्ड बन जाएंगे। देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, बन गया क्लोरोबेंजीन। देखो ये हाइड्रोजन निकलेगी यहां से, ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगी, और हाइड्रोजन मिलेगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, HCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन के निकलते ही जो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे वापस, और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये इसका मैकेनिज्म था। सबका मैकेनिज्म तकरीबन इस तरह ही होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो हो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल SO3 हो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल CH3 हो, या अल्काइल ग्रुप हो, या असाइल ग्रुप हो, सबका मैकेनिज्म एक जैसा होगा। जब वो अटैक करेगा रिंग के ऊपर, अटैक करता है रिंग के ऊपर, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ वो पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई इलेक्ट्रॉन से वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, और जो दूसरा कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो डीलोकलाइज्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, डीलोकलाइज्ड होती है उसकी। ये इसके बनते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये इसका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ये क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मगर ये अनस्टेबल अभी तक, उसकी स्टेबिलिटी बेंजीन जितनी नहीं है, बेंजीन से लेस स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, लासा प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, और प्रोटॉन को रिमूव कौन करेगा, Cl।
Cl जो नेगेटिव है इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, HCl बना लेगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और इसके अंदर ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है, ये जो स्टेप है इसको हम कहते हैं स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइन स्टेप। यह है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेटा जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जहां पे जो Cl पॉजिटिव है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग के ऊपर। अच्छा, ऐसे ब्रोमिनेशन का भी मैकेनिज्म होगा। जो ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म है वो इस तरह ही होगा। अब आते हैं नाइट्रेशन पे। अच्छा देखो, नाइट्रेशन में बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:1। देखो, बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 1:1 टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है जो नाइट्रोनियम आयन बनाता है। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है जो इंक्रीज करता है नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। देखो नाइट्रेशन में बेंजीन रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड है कंसंट्रेटेड ठीक है, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो नाइट्रिक एसिड में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 होता है। बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर क्या है, NO2 है। NO2 अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, NO2 पॉजिटिव। और प्लस में वाटर बन जाएगा। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया बेंजीन के ऊपर, NO2 प्लस ने। NO2 जो प्लस होगा वो अटैक करेगा रिंग के ऊपर, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और वहां से हाइड्रोजन निकलेगी जो OH के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म। अच्छा बेटा मैकेनिज्म में इस तरह होता है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल, इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। ये बेटा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्लस H2SO4 एसिड है। ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है इसको। ये क्या करेगा, इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो समझे एसिड हो जाएगा, ये समझे इसको कहते हैं ब्रांचेड एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर है, तो इसको वैसे रिएक्शन के मुताबिक कहेंगे बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस तरह का रिएक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, डेटिव बॉन्ड बना लेता है। ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और डेटिव बॉन्ड बना लेगा। देखो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी और प्लस में क्या बन गया, H2SO4 बन गया नेगेटिव। ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, इसके अंदर इस तरह होता है, ये होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फर्दर। ये बेटा जो बॉन्ड है इनका ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो ये बन गया वाटर। तो ये क्या बन जाएगा आगे, क्या बन, किस में तब्दील होगा, वाटर में तब्दील होगा और दूसरा बनेगा NO2 पॉजिटिव।
देखो ये डिकम्पोज होकर क्या बना था, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इसके बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, ये बन जाएगा वाटर, H2O बनेगा, और NO2 के इलेक्ट्रॉन चले गए, NO2 के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चले गए, तो NO2 के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये बना है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल है कि NO2 पॉजिटिव, सही पे पड़ा बोले, ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर। तो एक हाइड्रोजन हुए में गयो ना, HNO3 में गयो ना, ऑक्सीजन में अब देखो ये पानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे गए, और ये NO2 किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, मैं बता दूं किसी भी कार्बन पे लग सकता है, जहां पे भी इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, NO2 वहां पे अटैक करेगा, NO2 यहाँ पे अटैक कर देगा। तो जो पाई सिस्टम होगा वो टूट जाएगा, NO2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जाने से इस कार्बन का नुकसान हुआ, उनके पाई इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और ये कार्बन sp3 हैपेड हो जाता है, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा इसके, और बनेंगे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो अभी पढ़ा चुका हूँ, सारे बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने सिखाए थे वो सारे इसके अंदर भी बनेंगे। तो अभी पानी देखो, पानी की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये बांड इधर जाएगा, बेटा बांड की मूवमेंट होगी, ये बांड यहाँ पे जाएगा, NO2 भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन बांड इधर ही है, ये बांडिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, ये बांडिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। उसके बाद इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा, दूसरे वाला NO2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, ये बांड। अच्छा, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, मैं बना रिकॉर्डिंग बंद करा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे। देखो पहले ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, तो ये इसके क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये बेटा क्या है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इस आयन को हम क्या कहेंगे, एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कार्बोनियम आयन, ठीक है, और फिनोनियम आयन भी कहा जाता है, मगर ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। अब जो थर्ड स्टेप होगा, स्टेप थर्ड, बेटा थर्ड स्टेप, अब रिमूवल वाला प्रोटॉन होगा, इसमें प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन को रिमूव कौन करेगा, HSO4, जो HSO4 है, HSO4 क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस देकर जाएगा, ये प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, बेटा प्रोटॉन रिमूव होगा, और प्रोटॉन अपने मतलब प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर जाएगी, हाइड्रोजन निकलेगी मगर इलेक्ट्रॉन्स को देकर जाएगी रिंग को, तो बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, और बॉन्ड अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा, वापस 3 बॉन्ड बन गए,
अच्छा ये हाइड्रोजन मिलेगी इसके साथ, बन गया H2SO4, कैटलिस्ट वापस रिकवर हो गया। तो इसके अंदर नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन में हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 1:1 में, ये पेटर्न का रेशियो है। और सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो आज ये दो हो पाएंगे, ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। सल्फोनेशन है, उसके बाद फ्राइड एयरक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन।